नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में अपन गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। भारत में गुलाम वंश का अभ्युदय, जिसके अंतर्गत अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का बाल्यकाल कैसे निकला, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिनिधि के रूप में और उसका राज्यारोहण। इसके बाद अपन देखते हैं आज प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसकी नीतियाँ। ऐबक को भारत का शासक बनते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महमूद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों द्वारा आपस में बांट लिया गया था। गजनी का स्वामी यल्दोज और मुल्तान का स्वामी नासुरुद्दीन कुबाचा बना था। स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में दिल्ली थी और लखनौती का शासक बख्तियारुद्दीन खिलजी के हाथ में था। यल्दोज जो गजनी का स्वामी बन बैठा था, वह दिल्ली को भी गजनी का ही एक भाग समझता था, परंतु ऐबक ने यल्दोज को 1208 ईस्वी में परास्त कर दिया और इस प्रकार उसने अपने एक प्रबल शत्रु को दबा दिया। यल्दोज ने अपनी पुत्री का विवाह भी ऐबक के साथ कर दिया। ऐबक ने यल्दोज की प्रभुता कभी दिल्ली पर स्वीकार नहीं की। इसका एक परिणाम यह भी निकला कि वह दिल्ली सल्तनत का विकास स्वतंत्र रूप से कर सका। नासुरुद्दीन कुबाचा के विरोध को समाप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ने अपने साथ अपनी बहन की शादी कर दी। इन सरदारों के विरोध के अतिरिक्त कुतुबुद्दीन के समक्ष दूसरी कठिनाई यह थी कि गुलाम होने के कारण तुर्की सुल्तान उसे गद्दी का वास्तविक अधिकारी नहीं समझते थे, परंतु फिरोज कोट के सुल्तान महमूद ने उसे मान्यता पत्र प्रदान किया। 8 ईस्वी में उसने दास्ता से मुक्ति पा ली, परंतु इसके बाद भी उसने अपने नाम के न तो सिक्के ही ढलवाए और न सुल्तान की पदवी धारण की। कुछ भी हो, कुतुबुद्दीन धीरे धीरे अपनी दूरदर्शिता तथा शासन करने की योग्यता से इन कठिनाइयों पर शीघ्र ही विजय पा ली और वह उत्तर भारत का प्रभुत्व संपन्न शासक बन बैठा। इसके अलावा उस समय भारत का वातावरण भी उसके अनुकूल नहीं था। महमूद गोरी के मरने की सूचना पाते ही राजपूत नरेशों ने भारत से तुर्कों के प्रभुत्व को समाप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा ने कालिंजन पर पुनः अपना अधिकार कर लिया और उसने तुर्कों को अपने राज्य से बाहर कर लिया। परिहारों ने ग्वालियर से तुर्कों को निष्कासित करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। जयचंद के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने गढ़वालों की शक्ति को पुनः संगठित करने का प्रयास किया और उसने बदायूं तथा फर्रुखाबाद क्षेत्रों से तुर्की पदाधिकारियों को हटाना आरंभ किया। कई छोटे राज्यों ने भी दिल्ली को कर देना बंद कर दिया। बंगाल के सेनवंशी शासक ने बंगाल के पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुतुबुद्दीन सुल्तान बना तो भारत की राजनीतिक अवस्था भी उसके लिए अच्छी नहीं थी। अब इन कठिनाइयों पर कुतुबुद्दीन ने किस प्रकार से विजय प्राप्त करी, किस प्रकार से सफलता प्राप्त करी, वो अपन देखते हैं। अपने प्रबल प्रतिद्वंदी कुबाचा व यल्दोज को उसने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर शांत करने का प्रयास किया। बंगाल की समस्या में उसने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। अंत में अली मर्दान खान ने उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे कर देना प्रारंभ कर दिया। गद्दी प्राप्त करने के बाद समय कुतुबुद्दीन एक गुलाम की अवस्था में ही था। अमीर लोग उसे सुल्तान मानने में अपना गौरव नहीं समझते थे, अतः उसने प्रारंभ में सुल्तान के स्थान पर मलिक व सिपहसालार की उपाधि से ही अपने आप को विभूषित रखा तथा उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं किए। इसके अलावा उसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा। उसने स्वयं को वैधानिक सुल्तान भी 1208 ईस्वी में माना, जबकि उसकी स्वीकृति मुइनुद्दीन महमूद गोरी के वेद उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हो गई थी,
परंतु फिर भी उसने अपने आप को सुल्तान स्वीकार नहीं किया था। इस स्वीकृति के साथ उसको गजनी से राजचिन्ह तथा ध्वज भी प्राप्त हुए। इन सब का परिणाम ये हुआ कि उसके सामंत उसे अब सुल्तान मानने लग गए और उसके प्रशासन में उन्होंने कठिनाइयाँ उत्पन्न करना बंद कर दिया। भारत के राजपूत राजाओं को वह पूर्ण रूपेण नहीं दबा सका। उसके साथ उसने केवल दबाव डालने की नीति का अनुसरण किया। वह समय युद्धों में व्यतीत न करके साम्राज्य को मजबूत सुदृढ़ बनाने में लगाना चाहता था। कुतुबुद्दीन एक शासक के रूप में हम देखते कि जो समस्याएं उसकी थी, उसने धीरे धीरे इन समस्याओं से निजात पा ली थी। यल्दोज और कुबाचा से भी उसने पा ली थी, राजपूत राजाओं से भी आ गया था, और उसको जो गजनी का वास्तविक सुल्तान था महमूद गयासुद्दीन महमूद, उससे भी उसे राजचिन्ह और है ना जो ध्वज प्राप्त हो गया था, जिससे उसकी सुल्तान बनने की जो सामंत लोग उसे स्वीकार नहीं करते थे, वह भी उसे स्वीकार करने लग गए थे सुल्तान। कुतुबुद्दीन एक शासक के रूप में ऐबक एक योग्य तथा दूरदर्शी शासक था। यद्यपि उसने कुल 4 वर्ष ही शासन किया था, परंतु फिर भी उसने अपने अल्पकाल में ही एक कुशल योद्धा और सुयोग्य शासक प्रमाणित कर दिया। उसने प्रथम दूरदर्शिता का कार्य यह किया कि अपने प्रतिद्वंदियों को उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्हें दबा दिया। इसका शासन सेना व धर्म पर आधारित था। लाहौर में एक शक्तिशाली सेना के अतिरिक्त उसने हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण नगरों में रक्षा सेनाएं नियुक्त की। इसके परिणाम स्वरूप उसके राज्य में शांति स्थापित हो गई और व्यापार भी विकसित हुआ। उसके शासनकाल में सड़कों पर चोर व डाकुओं का भय नहीं रहा। उसके समय के प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी ने उसके शासन के विषय में लिखा है कि देश का राज्य प्रबंध अच्छा था, देश में शांति थी और सब लोग बड़े खुश थे। इसके साथ साथ न्याय का व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके शासनकाल में प्रसन्नता थी और सभी उसके राज्य में भेड़ और बकरियां एक घाट पर पानी पिया करती थी। स्थानीय शासन उसने भारतीय पदाधिकारियों पर ही छोड़ दिया था। राजस्व नियम भी पुराने ही बने रहे। इस आधार पर कुतुबुद्दीन के समय में भारत का प्रशासन गजनी से भिन्न हो गया, क्योंकि वह भारत की समस्याओं को अपनी समस्या समझने लगा था। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन चलाने हेतु मुसलमान अधिकारी नियुक्त किए गए। उसमें अधिकांश सैनिक होते थे। राजधानी तथा प्रत्येक विजित प्रांतों में एकाजी नियुक्त किया गया। न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी और व्यवस्थित कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की विदेश नीति। कुतुबुद्दीन को सबसे अधिक संकट मध्य एशिया की ओर से था। ख्वारिज्म के शाह की दृष्टि से गजनी व दिल्ली दोनों पर ही उसका अधिकार मानता था। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वप्रथम ख्वारिज्म के शाह को ऐसी परिस्थिति में ला दिया कि वह गजनी और दिल्ली पर आक्रमण न कर सके। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, कुबाचा तथा यल्दोज दोनों उसके प्रतिद्वंदी थे और दोनों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुबाचा को वैवाहिक संबंधों के उपरांत शांत तो हो गया था, पर यल्दोज अभी महमूद गोरी के समस्त राज्य का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा था। वह गजनी का स्वामी बन ही गया था। वहाँ के लोगों ने उसे गजनी छोड़ने को बाध्य कर दिया। इस पर वह पंजाब की ओर आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वीरता से उसका सामना किया और उसके पंजाब में पैर नहीं जमने दिए। गजनी की खाली गद्दी भी कुतुबुद्दीन के लिए समस्या का कारण थी। उसने सोचा कि ख्वारिज्म के शाह गजनी का स्वामी न बन बैठे। अतः कुतुबुद्दीन गजनी की ओर गया और वहाँ पर उसने अधिकार भी कर लिया। कुतुबुद्दीन जो ही दिल्ली लौट कर आया कि यल्दोज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत की समस्याओं ने कुतुबुद्दीन को पुनः गजनी की ओर
ध्यान नहीं देने दिया। यल्दौज भी उसके बाद कुतुबुद्दीन को किसी प्रकार तंग नहीं किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ने यल्दौज के हिंदुस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयासों को असफल बना दिया और दिल्ली को मध्य एशिया की राजधानी में फंसने से रोक लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तथा उसका चरित्र। गुलाम वंश का संस्थापक 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इस लोक से चला गया। बच्चों, ये तुम्हारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? वह 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के विषय में मिन्हाज सिराज तबाकी नासरी में लिखते हैं कि उसकी मृत्यु का समय भी निकट आ गया था। 1210 में वह गेंद खेलते समय घोड़े से गिर पड़ा, घोड़ा भी उस पर गिर पड़ा, काठी का सामने का भाग उसके सीने में लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में वह एक चतुर शासक था। उसके शासन योग्यता से तथा न्याय निष्पक्षता से किया था। वह बहुत ही उच्च कोटि का साहसी और निर्भीक था। वह एक योग्य तथा प्रतिभाशाली गुलामों में से एक था, जिसके कारण महमूद गोरी को भारत में इतनी सैन्य सफलता प्राप्त हुई थी। न्यायप्रियता और सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषता थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक सफल सुल्तान साबित होता है। दान देने की भावना उसमें इतनी प्रबल थी कि वह लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। मिराज और सिराज ने उसे इसलिए एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। इसके साथ ही स्थापत्य कला में भी उसका अनुराग था। कहते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने आरंभ कराया था। इसके अतिरिक्त उसने कुछ मस्जिदें भी बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के द्वारा बनाया गया था। यह सब होते हुए भी इस शासक की गणना मध्य एशिया के क्रूर तथा निर्दयी विजेताओं में की गई है, परंतु डॉक्टर स्मिथ ने ऐसा कहा है। कुछ भी हो, हम कई तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गोरी के साम्राज्य को विस्तृत तथा संभाल के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद बच्चों।